हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई सी ना 400 क्वेश्चन की, जिस दे विच आपां लुसेंट दी बुक नूं कवर कर रहे हैं, उसका डे 2 करन जा रहे हैं। ठीक है, और ये तुहानूं MCQ फॉर्म दे विच मिलणगे। जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने डे 1 नहीं देखा, तुहानूं डिस्क्रिप्शन विच उसका लिंक मिलेगा, उत्थों दी तुसीं जरूर देख लेना। और अगर तुसीं इंडिया या पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुहाडा जल्दी ही एग्जाम आने वाला है, तो पॉलिटी की रिवीजन के लिए ये वाले सैशनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए इन्हों ध्यान नाल सुन लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आपां। और हाँ, एक गल हो रहा है, अगर तुहानूं फास्ट रिवीजन चाहिए होएगी तो जो तुहाडा एग्जाम होना है उनके तो 1-2 दिन पहला ये वाले सारे सैशन जो है फास्ट फॉरवर्ड स्पीड के उपर एक बार देख लेना, तुहाडी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ओके, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन, विद वॉट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स। अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 5 तो लैके आर्टिकल नंबर 11 तक किस दे बारे दे विच गल कीती गई है, किहड़े सब्जेक्ट के बारे विच गल कीती गई है? आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। देखो, जो अपने आर्टिकल 5 तो 11 है, ये अपनी नागरिकता के बारे विच गल करते हैं, यानी कि इन्हां दे विच दस्सिया जांदा है कि किहड़े परसन नूं किस शर्त के उपर अपनी इंडिया की नागरिकता मिल सकती है और किहड़ियां-किहड़ियां शर्तां हैं जिंदे आधार के उपर इन्हां दी नागरिकता नूं भंग किया जा सकता है। ओके, और जिहड़ा आपां नूं आर्टिकल मिलेगा ना 11, इहदे विच पर्टिकुलरली की दस्सिया गया है कि जो अपना संविधान है, अपनी पार्लीमेंट है, यही नागरिकता के बारे दे विच सारे कानून बना सकती है, यानी कि कानूनी रूप दे विच रेगूलेट कौन करेगा नागरिकता नूं? तां ये करेगा पार्लीमेंट। ठीक है, हुण मान लो सिटीजनशिप दे विच कोई भी अमेंडमेंट करनी है, यानी कि उहदे विच कोई सोध करनी है, तो ये भी कौन करेगा? अपना पार्लीमेंट ही करेगा। ओके, और एक इहदे विच दस्सिया गया आर्टिकल 11 दे विच, इहनूं तुसीं याद रखना, अलग तो इहदे बारे क्वेश्चन आंदा हुंदा है। और ये जिहड़े अपने आर्टिकल 5 तो लैके 11 हैगे है, ये अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 2 दे विच मिलणगे। ओके, Which of the following are stated as directive principle of state policy by Article 51 of the Constitution? इस दे विच आपां दसना है अपना आर्टिकल नंबर 51, जो कि गल करदा है DPSP बारे, है ना, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बारे गल करदा है। इस दे विच इन्हां तिन्नां विचों किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां जो कि शामिल कीतियां गईयां? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही। ठीक है, देखो पहला लिखा होया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड विच स्टेट का मतलब क्या आएगा? स्टेट जदों भी आपां कॉन्स्टिट्यूशन विच पढ़ांगे तो इहदा मतलब तुसीं इंडिया लैके चलना। ओके, तो ये की करेगा? प्रमोट करेगा अपने अंतरराष्ट्रीय पीस, यानी कि शांति नूं भी, और सिक्योरिटी नूं भी, सुरक्षा नूं भी। ओके, मेनटेन ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी कि अलग अलग जो नेशंस हैगे ना, उन्हां दे नाल आपां ऐदां दे रिलेशन, ऐदां दे रिश्ते बना के रखांगे जो कि बहुत फ्रूटफुल होन। ओके, ऑनरेबल होन। एनकरेज सैटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अगर अपने किसी दूसरिया कंट्रीज के नाल डिस्प्यूट चलते पे, जिवें तुहानूं पता है पाकिस्तान के नाल अपना डिस्प्यूट है, और इस टाइम अपना चाइना के नाल भी डिस्प्यूट चलते पे है ना, अगर अपने कोई भी मतभेद चल रहे हैं इंटरनेशनल लैवल के उपर, तो उन्होंने आपां सैटल करांगे। सीधा ही ये नहीं है कि आपां वॉर छेड़ दांगे, यानी कि आपां जंग करन तुर पांगे। पहला की किया जाएगा? पीस टॉक की जाएगियां और वार्तालाप के नाल इहनूं हल करन दी कोशिश की जाएगी स्टेट वालों। ओके, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इंपीच्ड? इत्थे आपां दसना है उस आर्टिकल के बारे दे विच जिस दे विच दस्सिया गया है जो अपने इंडिया के राष्ट्रपति है उन्होंने हटाया जा सकता है। ठीक है, इंपीच किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 61। ओके, देखो अगर मान लो अपने राष्ट्रपति अपने संविधान की वायलेंस करते हैं, यानी कि उलंघना करते हैं, तो उन्होंने अपने पद तो हटाया जा सकता है। ठीक है, और इन्हों हटाने के लिए किहड़ा इदां दा सदन होएगा जिस दे विच की रेजोल्यूशन नूं पेश किया जा सकता है? तो ये कोई भी सदन हो सकता है, लोक सभा भी हो सकता है और राज्य सभा भी हो सकता है। ओके, और जब इन्हों हटाना है तो सीधा नॉर्मल इन्हों नहीं हटाया जा सकता, इन्हों के लिए एक स्पैशल मेजोरिटी चाहिए होएगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होएगी। इस दे नाल जदों ये रेजोल्यूशन पास होएगा तां जाके इंपीचमेंट की प्रोसैस दे नाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नूं हटाया जा सकता है। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ सिटीजनशिप आर मैंशनड? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का किहड़ा भाग है जिस दे विच गल कीती गई है नागरिकता के बारे दे विच? पहला अपने कोल आर्टिकल पूछे गए सी ते आपां की दस्सिया सी आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक इदां दे आर्टिकल है जिन्हां दे विच नागरिकता के बारे विच गल कीती गई है। उदों ही मैं तुहानूं दस्सिया सी
कि जो भाग दूसरा है उस दे विच गल कीती गई है नागरिकता के बारे दे विच, ठीक है, कि किस नूं नागरिकता मिल सकती है किस नूं नहीं। और इस दे विच मैं तुहानूं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दस्सिया सी, किहड़े वाला, आर्टिकल नंबर 11। इस दे विच की दस्सिया गया है कि जो पार्लीमेंट है इनू सारियां दे सारियां पावर्स मिलदियां कि नागरिकता के संबंधी कानून भी बना सकती है और इनू अमेंडमेंट भी कर सकती है, सोध भी कर सकती है। ओके, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इहदे विच नीचे तुहानूं जिन्ने भी आर्टिकल दिते हैं इन्हां दे विचों तुसीं लभना है उस आर्टिकल का नाम जिस दे विच अधिकार की गल की गई है, जिस दे विच मुफ्त और लाजमी सिक्ख्या मिलेगी। तो तुसीं सिर्फ इन्हां आर्टिकल्स दे विचों दसना है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ओके, 45 आर्टिकल की गल करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जिन्ने भी बच्चे 6 साल नूं हाले तक पूरा नहीं किया जिन्हां ने, उन्होंने प्रोवाइड करेगी प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्रैपरेटरी एजुकेशन की प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 45 दे विच, ठीक है। और अगर आप गल करते हैं कि 6 तो 14 साल के जो बच्चे है उन्होंने लिए भी इंडिया दे विच फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की प्रोविजन रखा गया है। और ये किहड़े आर्टिकल दे विच आंदा है, आर्टिकल 21A दे विच। ओके, और जदों अपना संविधान बनया गया सी उदों अपने संविधान दे वल्लों की बोलिया गया सी कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर असी पूरे लोगों नूं 6 तो 14 साल के बच्चों नूं की दे देंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट। पर हाले तक भी इन्ने साल हो गए आपां नूं आज़ाद होया, पर ये वाली जिहड़ी चीज़ है ना इनू हाले तक आप 100% अचीव नहीं कर पाए। ओके, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपां उस प्रोविजन का नाम दसना है जो अपने संविधान दे विच दित्ती गई है, जिस दे विच की दस्सिया गया है कि अपॉइंटमेंट किद्दां कीती जाएगी और हटाया किद्दां जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल नूं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। एंड विच दस्सिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किद्दां होएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति किद्दां होएगी, इन्हां नूं अपनी सीट तो हटाया किद्दां जाएगा। अगर आप गल करते हैं प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति तो यह कौन करता है, ये करेगा अपने देश का प्रेसिडेंट। और इस तो बाद जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्हां दी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति तो प्रेसिडेंट वालों ही की जाएगी, पर रैकमेंडेशन जिहड़ियां होणगियां ना वो होणगियां प्राइम मिनिस्टर दियां, यानी कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नूं दसेगा कि तुसीं किन्नू किन्नू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे विच रखना है और फिर प्रेसिडेंट उनके बेस के उपर की करेगा, इन्हां दी नियुक्ति करेगा। ओके, और अगर आप गल करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हैं इन्हों सौं कौन चुकाता है, तो यह भी किंदे वालों चुकाई जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वालों ही। ऑल राइट, और जेडे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे हैं ना ये समूहिक तौर के उपर जवाबदेह किंदे वाल होंगे है, लोक सभा के वाल। ये तुसीं याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 3 लिस्ट। Which one of the following articles govern the distribution of power? 3 इदां दी लिस्ट है जिन्हां की शामिल किया गया अपने संविधान दे विच ताकि राज दे विच और संघ दे विच की किया जा सके, पावर की वंड की जा सके, ठीक है, शक्तियां की वंड की जा सके। तो आपां दसना इन्हां दे विचों किहड़े-किहड़े आर्टिकल होणगे जो कि इन्हां तिन्नां ही लिस्टां दे नाल डील करदे ने। ये हो जाणगे आर्टिकल नंबर 245 एंड 246। इन्हां दा वर्णन किया गया अपने संविधान के 7वीं सूची दे विच। इस दे विच बोलिया गया 3 तरह दी लिस्टां होणगियां, एक तो हैगी यूनियन लिस्ट यानी कि अपनी संघ सूची, दूसरी हो जाएगी स्टेट लिस्ट यानी कि राज सूची, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि अपनी समवर्ती सूची। जिहड़ी यूनियन लिस्ट है इहदे विच सारियां आइटम्स वो शामिल होणगियां जिस दे बारे दे विच जो अपनी केंद्रीय सरकार है ना वो सारे फैसले लैंदी है। एंड जो राज सूची इसके बारे दे विच फैसले ले जाते हैं राज सरकारां वल्लों, और जिहड़ी सूची दे विच दोनों मिलके फैसले लैंदियां उन्हां नूं बोलिया जाता है समवर्ती सूची। और जिहड़ी हैगी अपनी यूनियन लिस्ट है इस दे विच टोटल 97 आइटम्स आंदियां और जो राज सूची है उस दे विच आंदियां 61 आइटम्स एंड जिहड़ी कॉन्करेंट लिस्ट है इस दे विच आ जांदियां 52 आइटम्स। ओके, देखो जिहड़ियां मेन हैगियां ना राज सरकार दे विच पुलिस हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, इस दे नाल नाल इलैक्शन जिहड़े कि स्टेट दे करवाए जाते हैं, ये सारे दे सारे आ जाएंगे राज सूची दे विच। ओके, और जो अपनी केंद्रीय सूची है इस दे विच डिफेंस आ गया, अपनी तीनों फोर्स आ गई, एटॉमिक एनर्जी, CBI या इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे दे सारे आ जाएंगे केंद्रीय सूची दे विच ही। ओके, ये तुसीं याद रखना है। फिर किन्ने तरह दी सूचियां हो गईयां, 3 तरह दियां। ऑल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लीयरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट द फ्रीडम इज इंप्लिसिट इन द आर्टिकल। आपां नूं दस्सिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना अपने इंडिया का
इस दे विच ना सीधी सीधी गल नहीं की जाती कि असी प्रैस नूं यानी कि न्यूज़पेपर हो गए, सोशल मीडिया हो गया, इन्हां नूं असी फ्रीडम दिंदे हां, सीधा नहीं बोलिया जाता। पर ऐदां दा कोई आर्टिकल है जिस दे विच ना इनडायरैक्टली इन्हां दी सुतंत्रता दे बारे दे विच गल कीती गई है, तो आपां दसना है किहड़ा वाला आर्टिकल हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा 19IA। ओके, देखो इहदे विच की है, आपां नूं ना 19 आर्टिकल दे विच बोलिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन, यानी कि आपां नूं बोलण दी भी मतलब कि आज़ादी दित्ती गई है। इस दे नाल नाल आपां अपने विचारां नूं प्रगट कर सकते हैं, प्रगटावे दी भी आज़ादी आपां नूं मिली हुई है। ठीक है, इसे दे अंडर ही विच गल कीती गई है कि फ्रीडम ऑफ प्रैस मिलेगी, डायरैक्ट गल नहीं की गई, पर इहदे विच इह दस्सिया गया कि हर एक नागरिक नूं जो कि इंडिया दे विच रहिंदा है उहनूं मिलेगा स्पीच का अधिकार और अपने आप नूं प्रगटाउण दा अधिकार। ते जदों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा सी तां असैंबली दे विच इस बारे डिबेट भी हुई सी, तां अंबेडकर जी ने की बोलिया सी ना कि इहनूं अलग तो मैंशन करन दी जरूरत नहीं है कि फ्रीडम ऑफ प्रैस अपने इंडिया विच दित्ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने बोलिया कि जिहड़े प्रैस दे पर्सन हैगे ने ये भी तो अपने इंडियन ही ने ना, तो इंडिया दे विच हर एक पर्सन नूं की मिल रही है, इंडिविजुअली भी और प्रैस नूं भी स्पीच की भी सुतंत्रता और अपने एक्सप्रैशन की स्वतंत्रता। तो ये याद रखना, ये वाला आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है। 19IA दे विच फ्रीडम ऑफ प्रैस के बारे दे विच गल की गई है। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, अपने इंडिया की 10वीं सूची किहड़ी चीज़ दे नाल डील करेगी। इसका आंसर रहेगा एंटी डिफेक्शन लैजिस्लेशन। देखो कई बार तुसीं देखिया होएगा जो पोलीटिकल पार्टी के पर्सन होंदे हैं, एक पार्टी नूं विच पहला इलैक्शन दे विच तां इन्हां नूं सपोर्ट कर रहे होंदे हैं, पर इलैक्शन तो बाद ही दूसरी पार्टी दे विच चले जाते हैं अगर वो जित जाती है। ठीक है, या फिर इन्हां नूं कोई ना कोई लालच दे दिता जाता है पैसे का या किसी सीट का। ओके, तो इहदे नाल की है जो पहले वाली पार्टी होंदी है इहदी छवि खराब होंदी है कि इन्हां नूं ये पर्सन छड्ड के क्यों गया। दूसरी गल, मान लो कि इन्हां ने की कीता, अपनी पार्टी के बारे दे विच कोई भी गलत अपशब्द बोले, यानी कि पार्टी नूं डिसओबे किया, इन्हां दे बनाए गए रूल्स नूं फॉलो नहीं किया, तो ये दोनों दे दोनों चीज़ां आ जांदियां किंदे विच एंटी डिफेक्शन लॉ दे विच। इहदे विच की मन्निया जाता है कि तुसीं ना पोलीटिकल करप्शन की है। ओके, यानी कि तुसीं अपनी राजनीति दे नाल धोखाधड़ी की है, इस वास्ते तुसीं मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ दे अंडर इहदे विच तुहाडी जो सदस्यता हैगी है इहनूं खत्म किया जा सकता है, इसलिए तुसीं ये दोनों ही काम नहीं कर सकते अंडर एंटी डिफेक्शन लैजिस्लेशन। ओके, functions to be assigned to panchayats by 73rd amendment of the constitutions are mentioned in। पंचायतां दे लई 73वीं अमेंडमेंट की गई, सोध की गई, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किहड़ी सूची दे विच आ जाएगा, ये रहेगी 11वीं सूची। देखो इनू ना 1992 दे विच 73वीं अमेंडमेंट की गई सी, और इहदे विच एक पूरा जो नवा पार्ट है ना उन्होंने ऐड किया गया सी। ठीक है, और इहदे विच पार्ट किनवा है, 9वां पार्ट है जिसनों ऐड किया गया अपने संविधान दे विच। और इसके अंडर जो पंचायत है उन्हां दे लई 243 तो लैके 243 ओ तक के आर्टिकल रखे गए हैं, जिस दे विच की पंचायतां दे सारे ही फंक्शनस के बारे विच गल की गई है। और इहदे विच पंचायतां नूं किन्ने सबजैक्ट दिते गए हैं, तो 29 इदां दे सबजैक्ट है जिन्हां दे उपर पंचायतां काम कर सकदियां। ओके, विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज डायरैक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। फंडामेंटल राइट जो अपने दिते गए हैं, अधिकार जो दिते गए हैं, इस दे विच दसना है कि बच्चों की एक्सप्लोइटेशन के बारे दे विच किंदे विच गल की जाती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 दे विच गल की गई है कि बच्चों की आपां एक्सप्लोइटेशन नहीं करनी। इस दे लई स्पैशली बोलिया गया कि बच्चों नूं ना इहो जिहा फैक्ट्रियां दे विच काम ते नहीं लगाया जा सकता जिन्हां दे विच की जान का खतरा है, जिवें कि मान लो पटाके वगैरह बनाने की फैक्ट्री। ओके, और ना ही इन्हां नूं हजार्डस प्लेस के उपर काम करवाया जाएगा, यानी कि इहो जिहा थावां जिथे काम करन दे विच जान का खतरा होए उत्थे भी बच्चों नूं काम नहीं करवान दिता जा सकता। ओके, ये सारे दे सारे मना किए गए हैं आर्टिकल नंबर 24 दे विच। और इहदे विच किहड़े बच्चों की गल की गई है, 14 साल तो छोटी उम्र के बच्चों नूं इन्हां जगह के उपर काम ते नहीं लगाया जा सकता। ओके, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज। आपां दसना है छुआछूत के अगेंस्ट केड़ा आर्टिकल है जो कि गल करता है कि इनू तुसी खत्म करना है। ओके, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। 17 नंबर आर्टिकल दे विच गल की गई है कि इहो जे लोग जिन्हां दे नाल ना पुराने टाइम दे विच आपां देखिया होएगा कि कुछ जातां नूं ना नीवियां जातां मन्निया जांदा सी,
और इन्हां दे नाल बहुत बुरा सलूक किया जाता सी, इन्हां दे हत्थ दा पानी तक नहीं पीता जाता सी, है ना। तो देखो ये तो बहुत गलत गल है ना। रब ने सारिਆਂ ਨੂੰ बिल्कुल इक्वल बनाया और आपां नूं इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए है। इसे करके अपने संविधान दे विच आर्टिकल नंबर 17 नूं रखा गया ताकि जो छुआछूत की गंदी बीमारी है इनू खत्म किया जा सके और इन्हां जातां नूं की किया जा सके एम्पावर। ओके, तो इसकी गल कित्थे कीती गई है आर्टिकल नंबर 14-17 दे विच, और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वार पेपर दे विच पाया गया। ओके, तो इन्हूं तुसीं याद रखोगे। और अगर आप अज की डेट दे विच छुआछूत की गल करते हैं तो इनू दंडयोग अपराध मन्निया जाएगा लीगली। ओके, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमीरेट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनस। उस आर्टिकल का नाम दसो जिस दे विच की नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे दे विच गल की गई है। यानी हुण अधिकार तो आप लै ही ले है, हुण इत्थे गल की गई है अपने कर्तव्यों की। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, जिवें कि आपां नूं फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उस तरह आपां नूं कुछ इदां दीयां ड्यूटीज भी दित्तियां गई हैं जो कि आपां अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे लई, अपनी सोसाइटी दे लई और अपने देश दे लई निभाणियां। ठीक है, इन्हां सारियां दे बारे गल की गई है आर्टिकल नंबर 51A दे विच। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेजिडेंट बी इंपीच्ड। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन कि जो आर्टिकल दसो जिस दे विच गल की गई है अपने राष्ट्रपति नूं किद्दां हटाया जा सकता है। तो आपां हुणे ही गल की सी आर्टिकल नंबर 61, है ना। इस दे विच मैं दस्सिया सीगा कि इंपीचमेंट की प्रोसैस के लिए रेजोल्यूशन राज्य सभा या लोक सभा किस दे विच भी लिया जा सकता है। ओके, और इहदे विच आपां नूं एक स्पैशल मेजोरिटी की लोड़ हुंदी है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होएगी तां ही जाके राष्ट्रपति नूं अपने पद तो हटाया जा सकता है। ऑलराइट, विच आर्टिकल डील्स विद इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस आर्टिकल का नाम दसो जिस दे विच कि अपने चोण कमीशन के बारे में गल की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल हो जाएगा 324। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू काफ़ी बारी पॉलिटी दे विच पूछा जाता है, तो तुसीं इस आर्टिकल नूं याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर आर्टिकल। आपां दसना है पंचायतां नूं ना संविधानिक अधिकार दिता गया है, किस आर्टिकल के अंडर मिले है। ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243। इस दे विच ये भी बोलिया गया है कि जो पंचायतां अपने पिंडां के लैवल के उपर ना वो सारे काम कर सकदियां, उन्हां काम नूं करन दी इन्हां नूं पावर्स दित्तियां होणगियां जो कि लैजिसलेचर वालों कानूनी रूप दे विच इन्हां नूं मिलियां होण। ओके, तो इस तरह संविधानक निकाय बनाया गया किन्हां नूं अपनी पंचायतां नूं। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केड़ा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिस दे अंडर की अपने फाइनेंस कमीशन नूं बनाया गया। आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 280। देखो जो फाइनैंशियल कमीशन हुंदा है इनका काम की हुंदा है, इन्हां टैक्स का जो रिवेन्यू इकट्ठा हुंदा है ना सरकारां दे कोलों, इनकी वंड की जाएगी स्टेट और अपनी यूनियन दे विच। ठीक है, इनके बारे गल करदा है, यानी कि इन्हां दे बारे विच सलाह दिंदा है। ओके, और अगर आप गल करते हैं इस टाइम किनवा अपना जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये हो जाएगा 15वां। इनके चेयरमैन कौन है? नंद किशोर जी। ओके, और फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन की गई 27 नवंबर 2017 नूं। ऑलराइट, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडिड बाय। भारत के संविधान की 9वीं सूची नूं कदों ऐड किया गया? ओके, यानी कि किनवें नंबर की अमेंडमेंट हुई सी? इसका आंसर रहेगा फर्स्ट अमेंडमेंट। सब तो पहली अमेंडमेंट दसिया सी मैं पिछली बारी भी तुहानूं किहड़े साल विच करवाई गई 1951 दे विच। इहदे विच ना सेंटर और स्टेट दे लॉ जिन्हां कि कोर्ट दे विच चैलेंज नहीं किया जा सकता उन्हां नूं रखा गया इस दे विच। ओके, और ऐदां दे ना करीबन 284 लॉ हैगे है जिन्हां नूं इन्हां ने बोलिया कि जुडिशियल रिव्यू तो ना आपां बाहर रखांगे। जुडिशियल रिव्यू की हुंदा है? ऐदां दे रूल जो कि लैजिसलेशन ने बनाए, ठीक है, उन्हां नूं ना अपनी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट हुंदी है वो इनू देखेगी, घोखेगी, पड़ताल करेगी कि इन्हां दे विच कोई ऐदां दा रूल तो नहीं बन गया जिंदे विच कि लोगों के फंडामेंटल राइट जिहड़े हैगे है उन्होंने नुकसान पहुँच रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नूं लगता है कि जो लैजिसलेशन है इन्हें अपना काम सही तरह नहीं किया और ये बिल सही नहीं है, तो ये की करते हैं, इनू उस टाइम खत्म कर देंगे ने। ओके, ऐसा नहीं बोलिया जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो हुण जिहड़ा ये पहली अमेंडमेंट दे विच 9वां शेड्यूल आया ना, इहदे विच इन्हां ने कुछ ऐदां दी लिस्टां शामिल कर लियां, ऐदां दे लॉ शामिल कर ले जो कि स्टेट और सेंट्रल बनाएगा, पर उन्हां दे विच ना जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा, उन्हें तो बाहर रखा जाएगा। Which schedule of the Indian Constitution lists the name of states and specific their territories?
ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 20 ਐਂਡ 21। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 359 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਡ ਦ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦ ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਬਮਿਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ। ਔਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸਿਵਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ 7 ਸਿਸਟਰਸ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਓਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਟੇਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨੰਬਰ 1 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੈਨ ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ 7 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਕਿਮ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਐਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਦ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 36th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 36 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ। ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1 ਨਵੰਬਰ 1953 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਲਗੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੁਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਰਵ ਆਊਟ ਅ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾੜ ਕੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਇਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਬਾਈ ਵਿਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ NCR, ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NCR ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਯੂਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NCR, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ 11 ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ 11ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 11 ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਈਦਰ 1 और 2 और 3, यानी कि या तो पहली चीज पूरी हो जाए या दूसरी या फिर तीसरी। मतलब 1 शुड बी बोर्न इन इंडिया, यानी कि या तो अपना जन्म ही इंडिया दे विच होया होए तो फिर आपां नूं सिटीजनशिप मिल जाएगी। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, यानी कि अपने पेरेंट्स दे विचों चाहे अपनी माता ते चाहे अपने पिता दोनों विचों कोई भी इंडिया विच पैदा होया होवे। हु हैज़ बीन ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लैस दैन 5 ईयर्स, यानी कि घट्टो घट्ट आपां 5 साल तो इंडिया दे विच एज अ परमानेंट रेजिडेंट रह रहे होइए तां भी आपां नूं सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया दी। आधार इज़ अ प्रोग्राम, इस दे बारे तो सब नूं ही पता होएगा कि आधार जो प्रोग्राम चलाया गया सी ये किस लई सी, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजनस, है ना। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ USA, ਅਮਰੀਕਾ। ਓਕੇ, ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ USA ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ USA ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि अलग-अलग स्टेट्स ਨੂੰ अलग-अलग नागरिकता मिलती है, यानी कि एक बंदा अपने राज का अलग तो नागरिकता लेगा और जी इहदी यूएसए की पर्टिकुलर नागरिकता है वो हर परसन को अलग मिलेगी। ऐदा इत्थे ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो तुसी पेपर देन जाते हो ना, एक अपने ते प्रैशर भी बहुत ज़्यादा होंदा पेपर का, उदों ना आपां ये वाले टर्म नूं ज़्यादातर इग्नोर कर जाते हैं। तो प्लीज़ ये तुसी जरूर देख लिया करो कि किते इहदे विच नोट तो नहीं लग्या होया, अदरवाइज सारी क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है। आपां सोच के जरूर जाइए कि आपां देख लांगे, पर तुसी फिर भी नोट करना, काफ़ी बार ऐसे गलती करके अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हेठां जिन्ने भी आपां नूं कुछ फंडामेंटल राइट्स दिते गए है, पूछा गया कि इन्हां दे विचों किहड़ा है जो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड नहीं हुंदा। ओके, आंसर की हो जाएगा राइट टू इक्वल वेजिज फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलिया गया है कि ना हर एक परसन ਨੂੰ ना बराबर काम के उपर बराबर तनख्वाह दी जाए। ये अपने फंडामेंटल राइट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आता, क्योंकि अगर इदां ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अपनी सरकारां की करदियां इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठेके के उपर भर्ती कर रही है ना। तो देखो ठेके के उपर भी एक टीचर है और एक है परमानेंट टीचर। जिहड़ा तो परमानेंट टीचर है इहनूं मिल रहा है 70,000 रुपये महीने की तनख्वाह। ठीक है, एग्जाम्पल लै रहे हैं। और ये वाला जो टीचर है ठेके वाला, इनू मिल रहा है कई बार सिर्फ 5,000 रुपये की तनख्वाह। देखो काम तो ये भी उही कर रहा है, ये भी उही कर रहा है। ये भी स्कूल के उन्ने घंटे बच्चों को पढ़ाता है जिन्ने घंटे ये वाला टीचर पढ़ाता है, पर इन्हों की तनख्वाह के तो फर्क है ना। अगर मान लो फंडामेंटल राइट के अगर ये बोलिया गया होंदा ना कि इक्वल तनख्वाह देनी है इक्वल वर्क लई, तो आपां कदों दे सुप्रीम कोर्ट में चले गए होंदे और ये सारियां तनख्वाहां जो है बराबर हो जाती, धरने नहीं हो रहे होंदे, है ना। पर ये जो है फंडामेंटल राइट के विच इंक्लूड नहीं किया गया, है ना। यही एक्चुअल प्रॉब्लम है, पर की कर सकते हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अ कोर्ट कैन इशू डैश फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपां वारी वारी यही बोली जाते रहने हैं कि जो अपने फंडामेंटल राइट के लिए ना आपां कित्थे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। हुण आपां कोर्ट में तो चले गए, उत्थे कोर्ट किहड़ी चीज़ है जिन्हों इशू करेगी ਤਾਂ जाके फिर बोलिया जाता है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा होएगी, तो ये हो जाएगी रिट। ओके, देखो अपने इंडिया के विच ना सुप्रीम कोर्ट वालों 5 तरह की रिट है जिन्होंने कि प्रोवाइड किया जाता है। आप जल्दी जल्दी इन्हू समझ लैंदे आ, बहुत डिटेल टॉपिक है, ये आप एक पूरा लैक्चर लैके आना है। ठीक है, पर आप इत्थे जल्दी जल्दी में थोड़ा जिहा आप ओवरव्यू लै लैंदे आ। ठीक है, एक पहली हो जाएगी क्वा वारंटो, यानी कि मान लो किसी परसन ने किसी गलत तरीके दे नाल ना नौकरी हासिल कर ली, तो इत्थे किसी उनके फिर अगेंस्ट कंप्लेंट होगी, तो सुप्रीम कोर्ट इनू क्वा वारंटो नाम की एक रिट इशू करेगा। ये पूछा जाएगा कि तुसी किस अधिकार दे नाल किस डिग्री नू लैके इस जो सीट के उपर बैठे हो। ओके, दूसरी आ जाती है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट द बॉडी। अगर किसी भी परसन नू मान लो गलत तरीके दे नाल बंदी बना के रखा गया है, तो इस परसन नू पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसके लिए हेबियस कॉर्पस नाम की एक रिट नू इशू किया जाता है। नैक्सट आ जाती है मैंडेमस। ठीक है, इहदा मतलब होंदा है वी कमांड, यानी कि असीं तुहानूं कमांड कर रहे हैं। एक हायर अथॉरिटी जो होएगी ना, वो लोअर अथॉरिटी नूं कमांड करेगी कि तुसीं अपनियां जो ड्यूटीज़ है इहनूं सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, इहनूं सही तरह परफॉर्म करो। जिद्दां कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नूं ये वाली रिट जो है इशू कर सकती है। ओके, नैक्सट आ जाती है सरश्योररी। ओके, सरश्योररी का होंदा है मतलब कि एक ऐदा दा केस चलिया मान लो हाई कोर्ट दे विच, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने दे दिता, पर ये इहदी ना मतलब इहदी हदबंदी दे विच ही नहीं आंदा सी, यानी कि इस केस के बारे दे विच हाई कोर्ट फैसला लै ही नहीं सकता सी, तो इहदे अगेंस्ट फिर बंदा कित्थे चला गया सुप्रीम कोर्ट दे विच। तो सुप्रीम कोर्ट इहदे फैसले नूं की कर देगी, क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी, और सरश्योररी नाम की रिट नूं लागू किया जाएगा। ओके, नैक्सट आ जाती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप डूइंग, यानी कि इहदे विच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नूं की बोलेगी, इत्थे की होया सीगा कि फैसला लिया जा चुका सी, है ना, हाई कोर्ट ने दे दिता सी, पर इत्थे मान लो हाई कोर्ट कुछ ऐदा दा केस डील कर रहा है जो कि उनकी कानून की हदबंदी दे विच नहीं आंदा, तो सुप्रीम कोर्ट इनू बोलेगा कि तुसी इस केस की पैरवी हुणे ही बंद करो, और इनू सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा, ये तुहाडी हदबंदी दे विच नहीं आंदा। इस दे लई बोलिया जांदा है रिट हुंदी है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ओके, हु कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्ना ने आर्टिकल नंबर 32 नूं बोलिया सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिहड़ियां हैगियां ये भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल है, यानी कि दिल भी है और आत्मा भी है। ठीक है, आंसर रहेगा बी आर अंबेडकर।
देखो मैं हुणे ही तुहानूं बोल के दस्सिया कि जो आर्टिकल नंबर 32 है इस दे विच गल कीती गई है कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज़ दे बारे दे विच, यानी कि संविधानिक निकाय दे बारे विच। और ये किहड़े पार्ट दे विच आ जाएगा, इस दे विच है पार्ट नंबर 3, राइट। इस दे विच की बोलिया गया आर्टिकल नंबर 32 दे विच कि अगर मान लो कोई भी परसन या सरकार अपने फंडामेंटल राइट नूं भंग करदी है तो आप डायरैक्ट कित्थे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इत्थे आपां केस कर सकते हैं कि ये वाले परसन जो है पर्टिकुलर ये मेरे फंडामेंटल राइट नूं की करते पे आहत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस परसन के अगेंस्ट रिट नूं इशू करेगी और फिर अपने जो फंडामेंटल राइट है आपां नूं वापस मिल जाएंगे, है ना। हुण तुसीं देखो डायरैक्ट आपां सुप्रीम कोर्ट च जा रहे हैं, कितनी वड्डी गल है, राइट। तो इसे करके ही जो अंबेडकर जी है इन्होंने बोलिया सी कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी है और सोल भी है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक यानी कि डिफेंसिव वॉल ऑफ पर्सनल फ्रीडम, हेठां दित्तियां विचों किहड़ी रिट है जिसनूं बोलिया जाता है कि अपनी ना पर्सनल फ्रीडम दे लई एक ऐदां दी वॉल दा ऐदां दी दीवार दा काम करदी है कि आपां नूं नुकसान ना पहुंचे, ओके। आंसर हो जाएगा हेबीस कॉर्पस। देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी जो हेबीस कॉर्पस है इहदा मतलब की हुंदा है, अगर किसी परसन नूं धक्के दे नाल गलत तरीके दे नाल बंदी बना के रखा गया है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो की करेगी, जो गलत वाली अथॉरिटी है इनू बोलेगी कि इस बंदे नूं मेरे सामने पेश करो, ठीक है। तो इनू पेश किया जाएगा, यानी कि जो इनकी गलत तरीके दे नाल इनू बंदी बनाया गया सी वो बंदा छुटेगा। इसका मतलब आपां नूं पर्सनल फ्रीडम मिलेगी, है ना। यानी कि जो हेबियस कॉर्पस है ये वाली रिट डील करेगी अपनी पर्सनल फ्रीडम दे नाल, आज़ादी दे नाल, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, शुरू दे विच ना एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुंदा सी जो अपने फंडामेंटल राइट्स दे विच सीगा, पर इनू खत्म कर दिता गया। इत्थे पुछया है कि वो किहड़ी सरकार सी जिंदे ड्यूरिंग इनू खत्म किया गया। आंसर रहेगा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ठीक है। और इसनू खत्म करन दी ना 44वें नंबर दी अमेंडमेंट आई सी और ये 44 नंबर दी अमेंडमेंट कदों आई 1978 दे विच। और दो अमेंडमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है जिन्हां बारे वारी वारी सवाल आंदे है, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, तो तुसीं दोनों ही ध्यान नाल पढ़ना। एंड विच की बोलिया गया सी 44th अमेंडमेंट दे विच कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना इनू हुण असीं फंडामेंटल राइट दे विचों खत्म कर रहे हैं, फिर इनू कित्थे लै गए आर्टिकल नंबर 300A दे विच, ठीक है। और इनके अंडर इनू बना दिता गया लीगल राइट, ओके। यानी कि किसी भी परसन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्होंने डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा और इन्हू लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी कोर्ट वालों, ओके। पोलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जिहड़े अपने राजनीतिक राइट है ना, राजनीतिक अधिकार है, इन्हां दे विचों किहड़ा इहदे विच शामिल नहीं रहेगा। आंसर है राइट टू लाइफ, ओके, क्योंकि राइट टू लाइफ अपने किंदे विच आ जांदा है फंडामेंटल राइट्स दे विच, राइट। और जिहड़े हैगे अपने वोट का अधिकार या फिर इलैक्शन नूं लड़न का अधिकार या पोलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार, ये सारे दे सारे अपने राजनीतिक राइट दे विच आ जाणगे, ओके। विच इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। आपां दसना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इन्हें एट प्रेजेंट किहड़ा इदां दा अधिकार है जिसनूं फंडामेंटल राइट दे विच नहीं रखिया होया। आपां हुणे की पढ़िया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना ये पहला तो हुंदा सी फंडामेंटल राइट, पर अज की डेट दे विच ये फंडामेंटल राइट नहीं है, हुण इहनूं लीगल राइट बना दिता गया है और ये 300A आर्टिकल दे विच चला गया है। और 44 नंबर की अमेंडमेंट की गई सी 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट वालों, जिस दे अंदर ये सारा कुछ किया गया, ओके। हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपां दसना है अपना रखवाला कौन है जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, ओके। आंसर की हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। किस वास्ते, क्योंकि आपां किता आर्टिकल नंबर 32 दे विच आपां नूं अधिकार प्राप्त है कि जे अपने फंडामेंटल राइट नूं कोई भंग करदा है तो आपां डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा रिट दे नाल अपने फंडामेंटल राइट्स दी, ओके। और किन्ने तरह दी रिट हुंदी है, 5 तरह दी, ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हुण इत्थे पूछा गया किहड़ी अमेंडमेंट है जिस दे नाल फंडामेंटल राइट दे विचों राइट टू प्रॉपर्टी नूं खत्म किया गया। पहले पूछा गया सी किहड़ी सरकार है जिन्हें खत्म किया, फिर पूछा गया किहड़ा साल सी जिस दे विच खत्म किया गया, हुण पूछा गया अमेंडमेंट किहड़ी सीगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट, है ना। इस दे बारे वैसे आपां काफ़ी डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, किहड़े इदां दे पर्सन है जिन्हां नूं कि ना फंडामेंटल राइट दिते ही नहीं जाते, ओके।
आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल सफरर्स। ओके, यानी कि अगर कोई मान लो बंदा बैंकरप्ट है तो उन्होंने फंडामेंटल राइट दिते जाएंगे। ये नहीं है कि अगर वो दिवालिया हो गया तो उन्होंने राइट नहीं मिलणगे। एलियन यानी कि दूसरे जो कंट्रीज है उन्होंने भी जो परसन रहने हैं उन्होंने भी मिलणगे फंडामेंटल राइट जो इंडिया में आते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कोई अपन इदा की बीमारी है जो क्योर नहीं की जा सकती तो भी अपन फंडामेंटल राइट्स मिलणगे। पर अगर गल करिए पॉलिटिकल सफरर्स की तो इन्हों नहीं मिलणगे। ठीक है, पॉलिटिकल सफरर्स कौन होंगे है? ये विक्टिम होंगे है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन दे, यानी कि राजनीतिक गेम इन्हां नाल खेली जाए या इदां दी स्ट्रैटेजीज जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बनाईयां और उहदे करके इन्हां नूं नुकसान होया ना तो वह होंगे पॉलिटिकल सफरर्स। ठीक है, पर यह अपने फंडामेंटल राइट के लिए कित्थे नहीं जा सकते, अपने उत्थे नहीं पहुंच सकते सुप्रीम कोर्ट दे विच। ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस टू हैल्प विच ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। 2002 दे विच एक एक्ट आया जिसका नाम से राइट टू एजुकेशन। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਦੀ सोसाइटी है ग्रुप है जिस दे ਲਈ इंट्रोड्यूस किया गया। आंसर रहेगा चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 6 ਤੋਂ 14 साल के बच्चों ਨੂੰ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यानी कि लाजमी शिक्षा भी है और मुफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ शिक्षा भी है। और ये ਕਿਹੜੇ आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल नंबर 21A। ओके, और आप गल किया सीगा कि 6 ਤੋਂ घट ਜਿਹੜੀ उम्र के बच्चे होंगे उन्होंने के लिए केड़ा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 45। राइट, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, इत्थे आपां नूं कुछ स्टेटमेंट दित्तियां हुई हैं, दसने कि जो इंडिया दे विच प्रेस की फ्रीडम है उनके बारे केड़ी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। आंसर रहेगा सी, इंप्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन, यानी कि इनू ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन के थले ही दिता गया है। तुहानूं मैं दस्सिया सी जिहड़ा आर्टिकल है 19 उहदे विच गल की गई है अपनी आज़ादी की कि आप किसी भी तरह के अपने एक्सप्रैशन दे सकते हैं, यानी कि अपने विचारों को प्रगटा सकते हैं, है ना। इस दे नाल आपां नूं मिलिया सी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आपां नूं बोलण दा अधिकार है, आप किते भी जाके अपने विचारों को रख सकते हैं, है ना। तो इस दे विच बोलिया ये नहीं गया कि प्रैस नूं फ्रीडम दी जाएगी, यानी कि डायरैक्ट ये वाले वर्डिंग यूज़ नहीं की गई। पर अंबेडकर जी के अनुसार ऐसे अंडर ही दी गई आपां नूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन और इस दे विच ही आ जाएगी प्रेस की फ्रीडम भी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हेठां दित्ते अधिकारां दे विचों वो अधिकार किहड़ा है जिसनूं कि फंडामेंटल राइट भी मन्निया जाता है और नाल दे नाल ह्यूमन राइट भी मन्निया जाता है, यानी कि मनुखी अधिकार दे विच भी शामिल किया जाता है। ओके, आंसर रहेगा राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो पढ़ाई का अधिकार है ये सबनों है जो इंसान है। ओके, तो इसे करके अपना इंसानी अधिकार भी है, इस दे नाल नाल अपना फंडामेंटल अधिकार भी है। ओके, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजनस। केड़े-केड़े आर्टिकल है जिन्हां दे अंडर आपां नूं फंडामेंटल राइट दिते गए हैं। ओके, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 12 तो लैके 35। जिहड़े फंडामेंटल राइट है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट ने, तो जदों आप इहनूं करांगे तुहानूं मज़ा तो बहुत आऊगा, इस दे नाल नाल तुहानूं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन समझण च भी बहुत मतलब कि हैल्प मिलण वाली है। ओके, तो आप हुण इत्थे एक छोटा जिहा ओवरव्यू ले लैंदे आ कि फंडामेंटल राइट की हुंदे आ। टोटल अपने संविधान दे विच 6 फंडामेंटल राइट दिते गए हैं। ओके, पहला हैगा राइट टू इक्वैलिटी, यानी कि आपां नूं समानता का अधिकार है जिहड़ा कि 14 तो लैके 18 आर्टिकल तक गल करेगा, यानी कि सारे के सारे जिहड़े पर्सन हैगे ने वो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र दे विच लॉ की नज़र दे विच बिल्कुल बराबर ने। ओके, फिर आ जाता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपां नूं आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 तो लैके 22 तक अपने आज़ादी की गल की गई है, अपनी स्पीच की आज़ादी, अपने एक्सप्रैशन की आज़ादी, प्रगटावे की आज़ादी, सारियां गल्लां 19 तो 22 दे विच आ जाणगियां। फिर हैगा वै राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, यानी कि इहदे विच गल की गई है कि आपां किसी की भी एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते। 23 तो लैके 24 आर्टिकल इहदे अंडर आते हैं, जिवें कि मान लो किसी नूं आपां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गल करते हैं, मतलब इदां दे पर्सन जिन्होंने बंदी बना के काम करवाया जाता है, ये आ जाएगा एक्सप्लोइटेशन के अंडर। इस दे नाल नाल आपां कीता सी जिहड़ा 24 आर्टिकल है वो आंदा है कि आपां बच्चों की एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते, यानी इन्हां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 23 ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਂਡ 24 ਆ ਜਾਏਗਾ चिल्ड्रन की ਜਿਹੜੀ एक्सप्लोइटेशन है वो नहीं की जाएगी। ओके, इस तो बाद आ जाते अपने को आर्टिकल नंबर 25 तो लैके 28 तक ਜਿਹੜੇ गल करते हैं राइट टू रिलीजन के उपर, यानी कि अपने ਜਿਹੜੇ धार्मिक अधिकार है उन्होंने बारे गल की गई है 25 तो 28 ਦੇ ਵਿੱਚ।
इस तो बाद गल की गई है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ओके। और ये की गई है 29 और 30 आर्टिकल दे विच। और अपने संविधान का आत्मा और दिल केड़े वाला आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिन्होंने BR अंबेडकर जी ने बोलिया सी कि अपने संविधान का दिल भी है और आत्मा भी है। Which of the following is given the power to implement the fundamental rights by the constitution? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ 32 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ हैं? तो यह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट्स नू मतलब कि सेव करने दे लई की करदियां आ, रिट इशू करदियां, ओके। और किन्ने तरह की रिट हुंदी है? 5 तरह की रिट हुंदी है। और जिहड़े अपने फंडामेंटल राइट्स हुंदे हैं ये किन्ने तरह के दिते गए हैं? 6 दिते गए हैं, ओके। विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस? लास्ट क्वेश्चन कि आपां नू किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा कि प्रेस की सुतंत्रता के बारे में गल करेगा? तो आप कर चुके हैं किहड़े वाला आर्टिकल होएगा 19, पर इहदे डायरैक्ट प्रैस की स्वतंत्रता बारे गल नहीं की गई। पर ये जो आर्टिकल नंबर 19A1 दे विच बोलिया गया ना आई दे विच कि आपां नूं स्पीच की आज़ादी है और आपां नूं अपने जिहड़े एक्सप्रैशन की आज़ादी है प्रगटावे की, इहदे अंडर ही प्रैस की भी आज़ादी आ जाएगी, ओके। तो ये सी अज दे डे 2 दे इंपॉर्टेंट लुइसेंट दे पॉलिटी क्वेश्चंस। आई होप कि तुहानूं सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर अच्छा लग्या होवे तां इहनूं लाइक करना एंड चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी आपां मिलांगे डे 3 दे नाल भी, ठीक है। और इस दे नाल नाल तुहानूं एक सैशन मिलिया सी जनवरी 2021 दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। और एक आप किया जनवरी तो लैके मई तक ना 3 सैशन दिते गए तुहानूं पंजाब के करंट अफेयर्स के, जिस दे विच 3 सैशन के अंदर ही जनवरी तो मई का सारा ही पंजाब करंट अफेयर कवर हो जाता है। जिन्होंने ने भी ये सैशन नहीं देखे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक दे दूँगी, इन्हूं जरूर देख लेना। और अगर PDF चाहिए होए तो एरुडिशन स्टडीज़ के नाम के उपर ही एक चैनल बनया होया है, ठीक है। इनू तुसी टैलीग्राम के उपर ज्वाइन कर लेना, उत्थे तुहानूं PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नैक्सट सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।